नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 1.5 साल बाद केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता बहाल कर दिया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन आम जनता को बढ़ती हुई महंगाई से राहत दिलाने का सरकार के पास प्लान क्या है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। क्योंकि पेट्रोल, डीजल से लेकर के रसोई गैस, दूध और तमाम जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़े हैं। गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग हर तबका इस समय परेशान है, तो महंगाई के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। अब विपक्ष सरकार की नीतियों के लिए सरकार को कोस रहा है। महंगाई के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता से समर्थन मांगा है। आज बड़ी बहस में सबसे पहले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल फरीदाबाद में आज नजर आए, तो कुमारी सैलजा गुरुग्राम में मौजूद रहीं। कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन की अगुवाई की है। हालांकि कांग्रेस के कई विधायक इस अभियान से दूर भी नजर आए, जिसको लेकर के प्रदेश प्रभारी ने चिट्ठी भेजकर उन सभी से जवाब तलब भी किया है। तो गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, सोना और फरीदाबाद, इन सभी जगहों की तस्वीरों को आप देखें, या इन सभी जगहों पर आज कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चला करके बढ़ती हुई महंगाई पर जनता का समर्थन मांगा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर निशाने साध रही है। कई बार कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की तरफ से भी किया गया और आज हस्ताक्षर अभियान चला करके बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जनता का समर्थन मांगने के लिए आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी और उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हल्ला बोला गया, निशाना भी साधा गया कि बढ़ती महंगाई से जनता को निजात कब मिलेगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ या खाद्य तेल, इन सभी के दाम आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़े हैं और अगर पिछले 1 महीने में भी आप देखें तो इनमें बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है और आम आदमी इन सब के बीच में परेशान। आज चारों तरफ कहीं ना जाए, सरसों का तेल का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि 200 का रुपये पार कर चुका है। गैस सिलेंडर पे यकायक 25 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। गैस सिलेंडर जो 350 का मिलता था आज 1000 रुपये का मिलता है। क्या सब्सिडी करेगी, क्या किशोर ये जनता से, जहां आज एक राहत देने की ज़रूरत थी। आप पाश्चात्य देशों में देखिए, वहां हर आदमी के, हर नागरिक के, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चाहे सशक्त हो, सबके अकाउंट में, कनाडा वगैरह का उदाहरण है, $5-5 हज़ार महीने डाले जा रहे हैं। क्या इस सरकार को ये नहीं करना चाहिए था? जो पूरी सबकी रीढ़, व्यापार की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आम आदमी, आम नागरिक, चाहे वो युवा है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे कोई भी है, वो इस बढ़ती हुई महंगाई से, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त है और हर एक के घर की आमदनी सिकुड़ती चली जा रही है। सरकार की ओर से टोटल फेलियर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, हर तरह से इन्होंने हरियाणा की जनता को, देश की जनता को एक धोखा दिया है और अपनी मुनाफे में लगे हुए हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं और आम लोगों की जेब में डाका पड़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो हरियाणा सरकार ने भी जो वैट था हमारे समय में 9% था, 9.2 इतना था, आज उससे डबल कर दिया है। तो इस मतलब कमाई का साधन बना रखा है। मैं तो बार बार कह चुका, कम से कम हरियाणा सरकार तो कुछ राहत दे। ये जो अपने जो वैट बढ़ाया वो तो वापस ले, कुछ तो लोगों को राहत दे। राहत का कोई काम नहीं, राहत इस सरकार ने किसी को नहीं दी, सिर्फ मतलब लोगों को उनके ऊपर टैक्स लादने का काम किया है और गरीब आदमी की जीवन जो है वो बहुत दिक्कत में डाल दिया, दुर्लभ कर दिए। तो महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी को लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाए। बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। रिपोर्ट ऐसी है कि ये देखिए 88 जॉब, ये हरियाणा सीज गैंग रेप, ये तो क्राइम की देखो। और आपका मैं दिखाऊँ आपको हरियाणा का तो इकोनॉमिक सर्वे जो है
बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 का है, उसमें देखिए टोटल 8,81,669 जॉब सीकर ऑन 31/12/2020 हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिपार्टमेंट पोस्टल इतने और नौकरी कितने को मिली 2,816 पर्सन्स हैव बीन प्लेस्ड अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसीज अंडर एक्ट। तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ रुकेगी, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी है। तो वहीं हुड्डा के आरोप पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जिस संस्था की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है दरअसल उसकी कोई साख नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। तो हरियाणा में एक बार फिर से 27.9% बेरोजगारी दर के साथ देश में टॉप पर है। हमारे समय प्रति व्यक्ति आय निवेश में देश में नंबर 1 पर रहे हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना से ज्यादा है। ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाए गए हैं। अब उस पर मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया है ये भी आप जानिए। विपक्ष के नेता एक ऐसी संस्था के रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं जिसकी कोई साख नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 2020 के बीच में हरियाणा में बेरोजगारी की दर 7% थी, जबकि CMIE की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 23.7% दिखाई गई। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में बेरोजगारी की दर में वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी है और बेबुनियाद है। वहीं निवेश को लेकर के भी विपक्ष और सरकार में वार पलटवार जमकर देखने को मिला है। आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। इवेंट मैनेजमेंट किया था इन्होंने गुड़गांव में हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से। उस टाइम कहा था कि भाई 6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आई नहीं। 5,000 करोड़ की भी, 10,000 करोड़ की भी नहीं, हज़ारों में की करोड़ की भी नहीं। तो कहाँ से आए अपना? बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठी बात है। इन्वेस्टमेंट की बात है। बहुत बड़ी कंपनियां, आप तो गुरुग्राम में बैठे देख रहे हैं कि कितने नए नए प्रोजेक्ट्स रोजाना लग रहे हैं और नई जितनी भी इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो होंडा कंपनी है, चाहे बाकी सब हैं, यहाँ आकर के किस प्रकार से नए नए यानी अपने ऑफिस है या इंडस्ट्री है वो यहाँ लगा रहे हैं। और आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने का प्लान सरकार के पास क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय मौजूदा वक्त का है। सवाल इस बात का भी है कि क्या विपक्ष में रहते हुए ही महंगाई नजर आती है। सवाल इस बात का भी है कि क्या बेरोजगारी सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। इन तीनों ही सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहेगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाने का प्लान है क्या कोई सरकार के पास में। बेरोजगारी क्या सिर्फ एक सियासी मुद्दे के तौर पर ही इसको देखा जाए, और इसके अलावा अन्य जो इस समय समस्याएं हैं उसको लेकर के भी सवाल लगातार बरकरार हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं 8 तस्वीरें। तो गुरुग्राम, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, सोहना और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आप देखें। विपक्ष में रहते हुए महंगाई ही क्यों नजर आती है, ये भी सवाल इसके साथ में है। और 8 तस्वीरें आज कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उससे जुड़ी हुई, ये आपकी स्क्रीन पर हैं। गुरुग्राम से लेकर के फतेहाबाद तक हर तरफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चला करके बढ़ती महंगाई को लेकर के ये विरोध जताया है। साथ ही साथ न सिर्फ महंगाई बल्कि बेरोजगारी को लेकर के भी सरकार के ऊपर आज हमलावर विपक्ष दिखा है। और इसके अलावा भी अन्य जो स्थितियां इस समय हैं उनको लेकर के भी निशाना लगातार विपक्ष साध रहा है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के विपक्ष आक्रामक है और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रहा है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर महंगाई से निजात दिलाने का प्लान क्या है, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे हैं कि हर चीज़ों में जो इजाफा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ख़ासतौर से आम आदमी या मध्यम वर्गीय बेहद परेशान हैं। और उन सब के बीच में चूँकि महंगाई और बेरोजगारी हमेशा से विपक्ष का सबसे बेहतरीन मुद्दा रहता है और उसी मुद्दे पर आप देखते हैं कि अमूमन जो भी विपक्ष में होता है वो इसको लेकर के अपना विरोध जताता रहा है। और आज कांग्रेस के द्वारा भी इसको लेकर के जमकर विरोध किया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चला करके लोगों के हस्ताक्षर लिए हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के ये विरोध आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला। तो
तो महंगाई और बेरोजगारी ये दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विषय हैं और इसी को लेकर के एक तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्ष आक्रामक है तो सत्ता पक्ष इसका अपने स्तर पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इससे निपटने का क्या कोई फुल प्रूफ प्लान है किसी के पास? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। संदीप गोयल जी, आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है केसी मलकानिया जी, आपका भी। विजेंद्र नेहरा जी, चर्चा की शुरुआत में आपके ही साथ करना चाहूंगा। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, इससे पहले भी वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। और बेरोजगारी को लेकर के भी भूपेंद्र हुड्डा ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है इस समय बेरोजगारी, और जो आंकड़े आप लोग रख रहे हैं 10 बार, उसमें कोई आधार नहीं है। इन दोनों ही विषयों को कैसे देखा जाए और क्या इन दोनों ही स्तर पर कोई फुल प्रूफ प्लान सरकार की तरफ से है? महंगाई से कैसे निजात दिलाएंगे जनता को? सवाल इसके साथ ये भी है। विजेंद्र नेहरा जी, मैं चाहूंगा कि जवाब दें। आपको आवाज आ रही है आयुष जी? जी विजेंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा आयुष जी, देखिए मुझे ध्यान आता है कि आज से लगभग 8-9 साल पहले जब प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी आयुष जी, तो उस समय एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, बच्चे बच्चे की जुबान पर वो गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। ये गाना उस समय बना था जब कांग्रेस की सरकार थी कि लोग इतने त्रस्त थे महंगाई से कि गाने बनाने तक की नौबत आ चुकी थी देश के अंदर, इतना बुरी हालत थी। और अभी मैं देख रहा था आयुष जी कि अभी मैं पेट्रोल पंप के ऊपर प्रदर्शन कुछ कांग्रेसी मित्र कर रहे थे, तो मैं आपके जैसे किसी न्यूज चैनल को देख रहा था, वहां पे गाड़ी वाले किसी व्यक्ति ने साइन करने से मना कर दिया और 4 बातें सुनाकर चला गया कांग्रेस के समय की, कि जब कांग्रेस के समय थी भैया उस समय कितनी बुरी महंगाई थी, उस समय कितना बुरा हाल था। आप लोगों को उनको इतनी सुना के गया है, वो बल्लभ का वाक्य है नजदीक का ही मेरे। तो आयुषी में नहीं, लेकिन विजेंद्र जी देखिए, मैं आपको इसलिए भी रोकूंगा, ठीक है आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, लेकिन इनके समय में ऐसा था तभी तो जनता ने आपको चुना था। लेकिन अगर आपके समय में भी पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार हो जाए, रसोई गैस की कीमतें लगातार आसमान छूने लग जाएं, तो सवाल तो आपसे भी है ना, कैसे निजात दिलाएंगे? मुझे ये बताइए, इनको कोसने से कैसे जनता को राहत मिलेगी? विजेंद्र नेहरा जी, जनता महंगाई से निजात चाह रही है, क्या प्लान है आपके पास? आयुष जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आज की डेट में जो उस समय 40-45 लाख रुपए का अगर रहने की घर की, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं, तो जो 2 BHK का फ्लैट 40-45 लाख रुपए में मिलता है आयुष जी, आज वो 20 लाख रुपए में हमारी सरकार प्रोवाइड करवा रही है। पीएम अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसके साथ साथ दीनदयाल जन आवास योजना के तहत सस्ते सस्ते प्लॉट हमारी सरकार दे रही है। महंगाई के मामले में चाहे वो रोटी कपड़ा मकान से लेकर के तमाम जो जरूरतें हैं आयुष जी, उन सबको हमने सस्ता करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं महंगा है तो महाराष्ट्र में और राजस्थान में महंगा है। वहां पर किसकी सरकार है? इनके महाराष्ट्र के अंदर 36% और राजस्थान के अंदर 33% ये लोग टैक्स ले रहे हैं डीजल पेट्रोल के ऊपर। इनको एग्जाम्पल देना चाहिए, वहां पे कम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस बेरोजगारी के विषय में जो ये बात करते हैं और जिस CMIE की जो रिपोर्ट की बार बार बात करते हैं आयुष जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, इनको पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ इसके जो MD हैं महेश बैस जी, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाले कमेटी के सदस्य हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने इसकी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। पूरे देश के अंदर जहां भी इसकी रिपोर्ट है कोई मान्य नहीं। अगर आप मेरे से कहेंगे बाकी राज्यों के अंदर आप कैसे मानेंगे? लेकिन विजेंद्र जी, ये भी तो एक तरीके का, मैं ये कहूंगा ना कि एक तरीके का विजेंद्र जी, ये भी तो एक्सक्यूज है ना कि इनके समय में ऐसा था, या उस समय ऑयल बॉन्ड जो थे या ऑयल कंपनी के ऊपर जो भी कुछ बकाया था उसको आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, जनता ने आपको चुनकर भेजा इसीलिए क्योंकि आपने कहा कि आप महंगाई से निजात दिलाएंगे। आप उस कार्य को करते रहिए जो उन्होंने किया, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं कम होंगे, या अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि राज्यों के अंदर नहीं, तो बीजेपी शासित राज्य भी तो कोई एग्जांपल सेट करके दिखाए ना कि उन्होंने ही वैट कम कर दिया हो। बीजेपी शासित राज्यों में ही, हरियाणा के अंदर ही कम से कम पेट्रोल से राहत कुछ मिली हो जनता को, वो भी तो नहीं हो रहा ना। इनसे ही उम्मीद क्यों हर चीज की? सत्ता में आप है ना विजेंद्र जी। आयुष जी देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खड़े होकर सदन के अंदर ये कहा था कि भारत सरकार का ये पक्ष है, ये मानना है कि पेट्रोल डीजल को
जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। किसने विरोध किया था? कांग्रेस सरकार के राज्यों ने विरोध किया था। क्यों नहीं आने दिया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी, ये इनके राज्य अपना मुनाफा नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर के, हमारी सरकार ने तो दूधवाला हमारा जो पलवल के पास में पड़ता है, आयु की 1000 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी बन रही है, वो प्रत्येक वर्ष में 15,000 से अधिक बच्चों को रोजगार देने का काम करेगी। और जहां तक बात आपने की महंगाई के विषय में, देखिए अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तो पहले के मुकाबले अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिना सब्सिडी वाला जो एलपीजी सिलेंडर है आयुषी, मैं अभी आंकड़े निकाल रहा था, 1 जून 2014 का जो कांग्रेस सरकार का रेट है बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का, वो 905 रुपए उस समय रेट था, और आज का रेट है 825 रुपए। तो आप मुझे बताइए उस समय से महंगा हुआ या सस्ता हुआ? अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, उस समय जो फ्लैट 40-45 लाख रुपए का था, आज वो 20 से 25 लाख। ठीक है, लेकिन विजेंद्र जी देखिए, ये बड़ा बेसिक, ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है। डीजल महंगा मतलब हर चीज महंगी, ट्रांसपोर्टेशन आधे से ज्यादा डीजल से होता है। अगर आप उसको किसी भी तरह से कट ऑफ करेंगे तो मुझे लगता है राहत मिल सकती है। इसका कोई जवाब आप नहीं दे रहे विजेंद्र जी। आप मुझे ये तो बता रहे हैं कि कुछ स्तर पर आप लोगों ने ठीक है कंट्रोल किया, तो दूसरी तरफ से तो जेब कट रही ना, कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए। प्लान में बार बार समझना चाह रहा हूं, मैं फिर आऊंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन कुछ और मेहमानों को भी मैं समय देता हूं। बाल मुकुंद जी, क्या सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आता है? क्योंकि ऐसा नहीं, आपके समय में भी महंगाई को लेकर के बहुत सवाल उठते रहे हैं। कोई फुल प्रूफ प्लान है क्या किसी गवर्नमेंट के पास में, या एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि विपक्ष में है तो चलिए महंगाई के नाम पर जनता के साथ आ जाएं? कैसे देखें इसको बाल मुकुंद जी? देखिए, विषय को हम नंबर वाइज नंबरिंग करेंगे इसकी। हम पेट्रोल पे आ जाते हैं। हमारे शासन के समय $140 प्रति बैरल का रेट क्रूड ऑयल का था, और हमारे 70 रुपए पेट्रोल दे रहे थे। आज 70 रुपए प्रति बैरल आज क्रूड ऑयल है, और पेट्रोल 100 रुपए है, यानी कि 1.5 गुना। हम हमारे टाइम का रेट जो था उससे आधा रेट आ चुका है। उसके बाद इनका रेट यहाँ 1.5 गुना है। समझने की जरूरत है। दिसंबर 2014 में जब हमारी सरकार जाने वाली थी, 424 रुपए था गैस सिलेंडर। अगर ये लोग झूठी कोट करेंगे बातों को, तो इनको कौन रोकेगा? और आज रेट 834 रुपए है, यानी कि दुगुना रेट है इन 7 साल में। मैं आयुष जी दूसरी बात, आज केवल महंगाई पे और बेरोजगारी का मुद्दा है। ये कभी अंत्योदय योजना ले रहे तो आप इनको टोकिए बीच में कि महंगाई का मुद्दा है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सिलसिलेवार मुद्देवार, हमने एक दिन का जब प्रदर्शन किया पेट्रोल पंपों पे, वो सांकेतिक था। उसके बाद हमने बोगियों पर यात्रा निकाली, फिर साइकिल यात्रा निकाली, आज हस्ताक्षर अभियान में आम जनमानस उसके हम साइन कराएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जो संख्या सामने आएगी हम आपको बताएंगे। जो विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज बनता है सड़कों पर आकर के जो तरस आज जनता है महंगाई से, वो सरकार की आंखें खोलने के लिए, चाहे सड़क, अब संसद का इन्होंने शीतकालीन सत्र बुलाने की उसकी घोषणा कर दी है। हम संसद में इनको दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे, आंकड़ों के साथ भी दिखाएंगे और व्यवस्था के साथ भी दिखाएंगे। आज ये जिस तरीके से 300 पार सीट लेकर के गूंगी बैरी सरकार, और इनके प्रवक्ता ही नहीं सुनते, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इस 1 महीने में, केवल 1 महीने के मैं आंकड़े रख रहा हूं, 8वीं बार पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा है 1 महीने में। और जब विधानसभा चुनाव थे 5 स्टेटों में, 2.5 और 3 महीनों में 1 दिन भी नहीं बढ़ा। आप इनकी कंट्रोलिंग पावर देखिए सरकार की। क्या आयुष जी, वो जो चुनाव के दौरान 3 महीने का समय था, एक बार भी पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता। अब 1 महीने में 8 बार बढ़ता है। और खुदरा एक दर जो है 100 रुपए से पार है। देश के आधे देश में 100 रुपए से पार रेट, और जो हमारी आर्थिक राजधानी है वह 107-108 रुपए है, और 97 रुपए डीजल है। जो बढ़ोतरी पिछले 1 महीने में हुई है वो 11.25 रुपए होगी। उसकी आप परसेंटेज बढ़ाइए, 1 महीने की मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जितनी इनकी 1 महीने में हुई है, वो हमारे शासनकाल में जो हम 4 से 14 तक रहे, 4 से 14 तक 5 साल में जो बढ़ोतरी हुई वो इन्होंने 1 महीने में कर दी। ये आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ। फिर आ जाती सरकारों पर। बाल मुकुंद जी, लेकिन अगर चुनाव से इसका कोई कनेक्शन होता तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, फिर तो हमेशा ही उसके ऊपर कंट्रोल केंद्र सरकार करके रखेगी। भाई अभी भी तो जाना है ना इनको चुनावों के अंदर, ये चुनाव के साथ इसको क्यों जोड़ देते हैं? और एक सवाल मेरा और है बाल मुकुंद जी, विजयन जी देखिए, एक सेकंड, एक करके मैं सबको समय दूंगा। पहले बाल मुकुंद जी, एक सवाल के साथ मेरा ये भी है कि हमेशा से तो ये मुद्दा रहा है ना, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, केंद्र के अंदर है, राज्यों के अंदर भी, महंगाई हटाओ, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, ये मुद्दा तो जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से है।
आज तक ही ये मुद्दा बरकरार क्यों है? सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या कह सकते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी के समय में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, या ये मुद्दे नहीं थे? उस समय भी तो यही सारे मुद्दे थे ना। 70 रुपए का पेट्रोल, क्या उसको आप कम आंक देंगे? कांग्रेस इसके लिए केवल कांग्रेस को छोड़ करके सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। कांग्रेस क्यों जिम्मेवार नहीं है मैं आपको बताऊंगा। अगर 6-7 साल तो अब सत्ता में भाजपा है और पीछे भी भाजपा की सरकार रही है और 2-3 और दलों की सरकार रही है। अगर ये दल नहीं आते, आजादी से आज तक हमारी सरकार रहती, तो आज महंगाई नहीं होती इस देश में। उसका कारण है हमारी नीतियां जो है, जो हमारी नीतियां थी, ये आने के बाद सबसे पहले हमारी उन नीतियों को बदलते हैं जो हितकारी होती है। जो आज भी जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि 72,000 रुपये सीधे। अब एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं मैं आपको। अगर 100 करोड़ रुपए हमने जनता को देना है, 100 करोड़ रुपए में अगर एक बिल्डिंग बनाने का टेंडर लगाया गया, आप पूरी बात सुनिए, तो उस पे वो एक ठेकेदार की जेब में पैसे जाएंगे और कुछ मजदूरों की जेब में पैसे जाएंगे। वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा, वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा। और वो 100 करोड़ रुपया अगर 1 लाख लोगों को बांट देते हो, वो 4-5 दिन में मार्केट में जाएंगे, मार्केट से सामान खरीदेंगे और वो पैसा वापिस सर्कुलेशन में आएगा और दूसरे लोग। चलिए ठीक है, ये तो सर्कुलेशन में आएगा, ये तो एक अलग बात आप बता रहे हैं। लेकिन बाल मुकुंद जी भाई, इससे कैसे इनकार कर देंगे? सर्वाधिक समय तक जो पार्टी सत्ता में रही वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी जो शॉर्ट टर्म में रहे हैं उनको आपने जिम्मेदार ठहरा दिया। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लूंगा। संदीप गोयल जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा। इसका कारण मैं बता दूं एक बार या बाद में बताऊंगा? अभी बता दो, अभी बता देता हूं 1 मिनट में। नहीं बाल मुकुंद जी ठीक है, मैं आप अगले चंक में आऊंगा मैं आपको, तब आप जवाब दीजिएगा। संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी। थैंक यू। ठीक है। क्रिएट मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी की गई, उसमें कहा गया कि EMI का डाटा है जो कि रिलायबल नहीं है। प्रवक्ता भी यही भाषा बोल रहे हैं और ये कांग्रेस से भी इसको रिलेट कर रहे हैं, परंतु शायद ये एक रटी रटाई भाषा जरूर इस्तेमाल करते, इस डाटा के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इस डाटा के अंदर गुजरात की जो बेरोजगारी दर है उसको बड़ा मिनिमम बताया गया है। मिनिमम में भी आप ये मानो कि 1.8 के करीब गुजरात में बेरोजगार। संदीप जी बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, कुछ ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपके पास आता हूं। मैं मलकानिया जी का तब तक रोक कर लेता हूं, मैं आपकी ऑडियो भी सही करवा रहा हूं। केसी मलकानिया जी, क्या इसको हम मान लें सीधे तौर पर जो विपक्ष कह रहा है कि नाकाम है सरकार महंगाई को रोक पाने में? क्या कोई प्लान नहीं हो सकता इस महंगाई से निजात दिलाने का? और विपक्ष की भूमिका को भी इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। आयुष जी, ये तो बात बड़ी क्लियर है, जो विपक्ष है उसकी ड्यूटी है सरकार की आलोचना करना। और महंगाई बढ़ी हुई है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई नहीं बढ़ी, परंतु इसका मेन कारण ये भी है कि हम सरकार जो कोरोना से लड़ रही है, इसमें लोगों को काफी राहतें दी हैं, जैसे वैक्सीन फ्री की है, पैसे भी दिए, अनाज भी दिया, तो इसके कारण खर्च तो बढ़ा है। और जिस समय पेट्रोल या डीजल के रेट नीचे आए थे, उस समय इन्होंने वो जो राशि थी वो ट्रांसफर नहीं किया आम जनता। तो सरकार को चाहिए था कि जब कीमतें डाउन आई हैं तो उसके पेट्रोल के रेट भी डाउन करते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, जब सरकार कोई भी आती है, सरकार चुनावों से पहले ऐसे वायदे कर देती है जो पूरे करना मुश्किल होते हैं। अगर पूरे करते हैं तो उसका भार जो है आम जनता पर पड़ता है। जैसे अब बसें फ्री कर दी हैं, पंजाब में महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, इसलिए डीजल महंगा है। जो बसों में किराया महिलाओं से आना है उसका खर्च किस पे पड़ेगा? बाकी लोगों पे पड़ेगा। और इसी तरह पेट्रोल का है। अब केजरीवाल जी ने कह दिया 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो जिन लोगों ने बिजली के बिल भरे हैं उनको कह दिया भाई आगे से जो डिफॉल्टर है उनके बिल माफ कर देंगे, और जो कनेक्शन कटे हैं उस दोबारा लगा दे। तो जो लोग बिल ईमानदारी से दे भी रहे हैं वो भी सोचेंगे कि हम क्यों दे, बिल तो माफ हो जाएंगे और कनेक्शन कट कर तो दोबारा लग जाएंगे। इसी तरह जो लोग कर्जा लेते हैं वो इस हिसाब से लेते हैं कि हमने कर्जा लिया, अपनी प्लानिंग के हिसाब से इसको वापस करेंगे, परंतु जो पार्टियां हैं वो आती हैं कि हम इस कर्जे को जो माफ कर देंगे, और जो देता है वो भी उसको बंद कर देता है। तो इस तरह जो है महंगाई बढ़ती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को भी चाहिए, जो गलत वायदे करते हैं जो पूरे नहीं हो सकते उन पे अंकुश लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जनता को भी चाहिए कि जो पार्टी वायदे करके आई थी उसने कौन से वायदे पूरे किया, और इसके साथ साथ
आम जनता का कितना नुकसान होगा। वायदे वही करें जिससे आम जनता को नुकसान न पहुंचे। जैसे वैक्सीन फ्री है, अनाज आप फ्री दे रहे हैं, कोरोना में सहायता कर रहे हैं, ये जरूरी है। गरीबों को आप मकान बनाते दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, ये भी ठीक है। परंतु आप बसें फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, और कर्जे माफ कर दो, और कहीं तलाशी कर दो। ये जो डिजर्व करता है उसको दो, उसमें कोई इतराज नहीं है। परंतु जब जो पे कर सकता है उसको आप ऐसी सूचना देंगे तो ये चलिए मलकानिया जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि दोनों लोगों की उसमें जिम्मेदारी है, चाहे विपक्ष की भूमिका हो चाहे सत्ता पक्ष की है। सत्ता की जिम्मेदारी बड़ी इसलिए है क्योंकि सत्ता के अंदर वो बैठे हैं, पॉलिसी और मैनेजमेंट उनके हाथ में है, इसलिए वो अगर चाहें तो फौरी तौर पर इसे निजात दिला सकते हैं। ठीक है, संदीप गोया जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। EMI के डाटा को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि भाई ये डाटा रिलायबल नहीं है, कांग्रेस का कोई बंदा है उसका बनाया हुआ डाटा है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल जाती है कि इस डाटा के अंदर 4 इसके जो मुख्यमंत्री जहाँ है, मध्य प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है, आपका गुजरात है, आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर लगभग 5% बेरोजगारी को दिखाई है। और कांग्रेस का जो राज्य है राजस्थान है, उसमें लगभग 20 के करीब उन्होंने दिखाई है, ये 22 के करीब दिखाई, 22% के करीब। तो ये डाटा कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कांग्रेस मेरिट होता तो राजस्थान का क्यों डाटा ज्यादा है दिखाते, क्योंकि राजस्थान लगभग 3रे नंबर पर इस डाटा के मुताबिक 3रे नंबर पर बेरोजगारी की दर में है। और गुजरात है, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, वहाँ लगभग 5% से भी नीचे बेरोजगारी दर है। तो डाटा तो सही है। और एक वजह और है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका डाटा मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आम पब्लिक के लिए वो ओपन क्यों नहीं करते, उसको खोल के क्यों नहीं रखते। 2018 तक उन्होंने वो डाटा एक बार भी उन्होंने एक्सपोज नहीं किया, ना उन्होंने डिलीवर किया पब्लिक के डोमेन के अंदर, बल्कि जब ये लीक हुई तो उसके बाद में मीडिया के डाटा हुआ बेरोजगारी को लेकर, उसको मैं बड़ा हो अल्लाह मचा था। ये क्यों नहीं एक राष्ट्रीय जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उसका डाटा पब्लिक डोमेन में लाकर लोगों का वहम दूर क्यों नहीं करते। बात आती है महंगाई की, मैं मलकानिया जी की बात से थोड़ा सा तगल्लुफ रखता हूँ कि भाई ये जो बात करते हैं बिजली की कर्जे माफ कर दिए और कर दिए, एक आम आदमी को राहत देते वक्त तो हमारे देश के अंदर बड़ा ही शोर शराबा खड़ा हो जाता है। परंतु लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अमीरों को तो और अमीर होने दो, गरीबों को और गरीब करके छोड़ो। शायद इसी नीति के कारण लगभग 230 मिलियन लोग आयु थी इस साल के अंदर गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। और यही वजह है कि आज भारत की सरकार को लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बेचारे स्वावलंबी नहीं रहे, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। ये नीतियां किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट हाउसेज के पिछले 4 साल के अंदर लगभग 7 लाख करोड़ का लोन वेव ऑफ करवाया है, राइट ऑफ करवाया है। और अगर किसान का 1000 करोड़ का राइट ऑफ हो जाता है, एक आम आदमी का राइट ऑफ हो जाता है, उस पर तो बड़ा हो अल्लाह हमारे ऊपर देश के अंदर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस डाटा की अफसोस क्यों नहीं जाते? जब विशुद्ध लाभ इन कंपनियों का लगभग 57% रहता है, तो इन कंपनियों के औद्योगिक घरानों का जो टैक्स के अंदर इनका शेयर होना चाहिए वो नीचे क्यों आ जाता है? क्यों भारत के वित्त मंत्री उस टैक्स की स्लैब को 30% से 36% कर देते हैं, फिर 15% से 10% करके उनको लाभ देते हैं? जब वो उनकी जीडीपी के अंदर उनका हाई रेट बढ़ रहा है तो उनको छूट क्यों? उनसे मैक्सिमम उनसे टैक्स लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि अगर देश के अंदर आप देखिए बड़े बड़े कंपनियों के अंदर एनसीएलटी के अंदर भी बड़ा हुआ हल्ला मचा कि कई हजार करोड़ रुपए बैंकों ने छूट दिए। 92% तक बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया, क्लेम नहीं किया उस पैसे का, वो आम आदमी का पैसा था। और भारत की सरकारें सोचती रही 7 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के डूब गए। लोगों की वो किसकी जिम्मेदारी? ठीक है विजेंद्र जी इसका भी जवाब दीजिएगा, विजेंद्र जी इसका भी जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ बेरोजगारी वाला मसला जो आज उठाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, थोड़ा उस पर भी रिएक्ट करिए। क्या बेरोजगारी को लेकर के हरियाणा के अंदर जो स्थितियां हैं जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, कैसे देखें इसको? आयुष जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के जो पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो हमने आयुष जी में पूरी जिम्मेदारी और आंकड़ों के साथ मैं कहता हूं कि 80,000 सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया। 25,000 नौकरियों की प्रक्रिया जो चली हुई है वो भी लगभग पूरी होने वाली है। तो 1,05,000 लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसके साथ साथ 495 MOU हमारे साथ में जो हुए उसमें 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 9 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलेगा वो भी अपने आप में प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ भाजपा सरकार आने के बाद में चाहे बड़े उद्योग हो, लघु उद्योग हो,
चाहे वो मध्यम उद्योग हो, इसके माध्यम से 1,69,000 यूनिट हमारे शासनकाल में इस हरियाणा प्रदेश के अंदर लगी है। आयुष जी, दूसरा 18 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इसमें रोजगार मिलने का भी काम हुआ है। और मैं इन्हें लोग मेरे साथी से पूछना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ में, विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े इन्होंने रखे हैं, इनकी सरकार के शासनकाल में अगर मैं बात करूं आयुष जी, तो चौटाला की सरकार 1999 मार्च से लेके 2005 तक 5591 सरकारी नौकरी देने का इन्होंने काम किया। और 5 साल के अंदर मैं अगर बात करूं 2009 से लेकर 2014 तक, अक्टूबर 2009 से अक्टूबर 2014 तक 18,020 सरकारी नौकरी 5 साल में देने का कांग्रेस ने काम किया, जो विधानसभा के पटल के हिसाब से आंकड़े बता रहा हूं। और हमने 80,000 पहले, 25,000 ये, 1,05,000 बेरोजगार युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ जो मेरे साथी ने अभी बात की आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको पहले कोरोना काल में भी और अभी भी मुफ्त में राशन देने का काम किया है। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, 35,000 करोड़ रुपए कोरोना काल में उस समय दिए और 23,000 करोड़ रुपए हमने अभी देने का काम किया है। 1 लाख करोड़ रुपए हमने कृषि मंडियों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए देने का काम लेकिन किया है। इसीलिए महंगाई बढ़ गई है क्या नेहरा जी? नेहरा जी, यही तो विपक्ष कह रहा है ना, क्या इसलिए महंगाई बढ़ गई है कि एक तरफ तो रिलीफ आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई से निजात कैसे दिलाएंगे? भाई नेहरा जी, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के मुझे बताइए ना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं 110 रुपए अगर पे करने पड़ जाएं, 100 रुपए देने पड़ जाएं, डीजल के लिए आपको 90-95 रुपए देने पड़े, कैसे होगा? जनता क्या इस तर्क से क्या कन्विंस होगी जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? मुझे ये बताएं। आयुष जी, आपको पता है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सरकार के पास अपना कोई पैसा नहीं होता, जनता के पैसे से ही जनता के विकास के काम होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, आयुष्मान भारत योजना में हमने 4 करोड़ गरीबों का इलाज किया है, तो उसके लिए पैसा चाहिए आयुष जी। जो पहले सड़कें 13 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी आयुष जी, आज वो 37 किलोमीटर प्रतिदिन के सड़कें हम बना रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए आयुष जी। पीएम सम्मान निधि के तौर पर आयुष जी जो 12 करोड़ किसानों को हमने 78,000 करोड़ रुपए हम साल का दे रहे हैं आयुष जी, उसके लिए पैसा चाहिए। और इसके साथ साथ करोड़ों लोगों को जो मुफ्त में हमने घर देने का काम किया है आयुष जी, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिएक्शन विजेंद्र जी मैं चाहूंगा कि बाल मुकुंद जी की उस बात पर भी थे जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी अन्य दलों की जो सरकारें रही केंद्र के अंदर, वो भी जिम्मेदार है महंगाई के लिए। ठीक है, 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, 30 सेकंड में। जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए और कोरोना के काल में सरकार के आय के साधन कम हुए, सरकार का खर्चा बढ़ा है। और मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्र बाल मुकुंद जी को कि अगर राहुल गांधी जी के पास आलू में से सोना निकालने से कोई अच्छी योजना है तो कांग्रेसी राज्यों को बताओ भैया, कांग्रेसी राज्यों में टैक्स घटवाओ भैया, वहां पर राहत देने का काम करो भैया, एग्जाम्पल सेट करो ना भैया। आपके समय में गाना बनता था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है, ऐसे ऐसे गाने बनते थे भैया। और राहुल गांधी जी आलू में से सोना निकाल रहे हैं आज भी। अरे बताइए ना कांग्रेसी राज्यों को, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा भैया, राजस्थान सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा भैया, उनको बता दीजिए थोड़ा सा, जनता को राहत दीजिए, उसके बाद बोलिए यहाँ के। चलिए, तो जनता भी आज देखिए, चलिए बाल मुकुंद जी से मैं जवाब लेता हूँ। बाल मुकुंद जी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि पहले वाले चंक में आपकी बात अधूरी थी। और दूसरा ये भी बताइएगा, जो आरोप लगा रहे हैं भाई, प्लान जो आप लोगों के पास है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए ना, स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ है, कम से कम इन लोगों को तो जवाब मिल जाए और वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कांग्रेस शासित प्रदेश में देखिए ये मैनेजमेंट है, लोगों को इस तरीके से निजात मिल सकती है। बाल मुकुंद जी जवाब दें। ये जिस तरीके से हमारे साथी प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोक दल के भी बोल रहे थे और ये भी बोल, ये सीएमएमआई के और एनएसएसओ के आंकड़ों को हम छोड़ देते हैं। एक सीधा आंकड़ा मैं पेश कर देता हूं कि हमारे स्टेट में पीजी स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, 10+2 स्टूडेंट और 10वीं क्लास। आप सुनिए, फिर बीच में बोलते हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए, आप सुनिए ध्यान से अगर आपको सीखना है कुछ। अगर ये स्टूडेंट 16 लाख पास हुए और मैं इनकी बात मान लेता हूं, इन्होंने 1,60,000 नौकरी दी, तो महंगाई दर 9% अपने आप होगी, यानी कि हर 10 में से एक बच्चे को इन्होंने रोजगार दिया, 9 बेरोजगार रह गए, तो 9% बेरोजगारी दर होगी। ये तो इनको किसी सीएमआई में और इसमें जाना नहीं। आपने बोला चुप रहिए, आपने पहले बोला कि सरकार ने नौकरियां दी, 1,60,000 मैं बोला। आप सुनिए, सुनते हैं, आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, नेहरा जी सुनते हैं। आप सुन लेते। दूसरा इन्होंने क्या कोट किया कि ये सरकार का अपना कोई पैसा नहीं होता, जनता के पैसे से, बिल्कुल गलत तरीके से और अनपढ़ता की बात है। जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट होना था, जिन उद्योगपतियों से पैसा आना था, उनका पैसा माफ कर दे। बड़े विद्वान व्यक्ति आप डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं, आप कांग्रेस के आप सुन तो लिए पढ़े लिखे व्यक्ति है क्या? विजेंद्र जी सुनते तो हैं भाई, देखिए प्लान क्या है उसको सुनना पड़े। नहीं विजेंद्र जी देखिए सुनते हैं। विजेंद्र जी पढ़े लिखे व्यक्ति है क्या? आप डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। विजेंद्र देखिए सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं,
बालमुकुंद जी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। देखिए नहीं उनकी बात सुननी पड़ेगी। नहीं नेहरा जी उनकी बात को सुनना पड़ेगा। देखो सुनेंगे, पहले सुनते हैं विजेंद्र जी, पहले सुन लेते हैं ना, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहले सुने तो सही कि वो कह क्या रहे हैं, पहले पूरी बात समझते हैं। एक सेकंड नेहरा जी सुनेंगे। बालमुकुंद जी आप एक एमबीए प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बालमुकुंद जी। देखिए नेहरा जी, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, कोई व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, समाज के अंदर रहना होता है, ये इस तरीके से बड़बड़ाते नहीं है। आपने जो बात बोलते हैं हम कभी बीच में नहीं बोलते, हम जो बोल रहे हैं उसके बाद आपके पास समय होगा और आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। आपका मैं सम्मान करता हूं। आप सुनिए मैं कोई आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ है, आपसे बात क्या करनी है? देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ आपको नहीं बोला, आप सुनते नहीं डिबेट को, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए। देश के जो वित्त मंत्री हैं उनको भी जहां तक मैं समझता हूं वो एक्सपर्ट नहीं है वित्त मंत्रालय के, ना उन्होंने इस तरह की कोई पढ़ाई की है कि वो एज ए एक्सपर्ट वित्त मंत्रालय में काम कर सके। लेकिन फिर भी आपने थोपा है, आपने देश के शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को इस देश पर थोपा है जो खुद +2 फेल है। जब आप थोप ही रहे हैं इस देश पे, और बालमुकुंद जी इसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञ के लिए ही पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए। जनता चुनती जिसको है उसके ऊपर इफोर्ट बट नहीं होता ना, फिर वो तो जनता ने चुना है, उसको चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अब मंत्रालय कौन किसको क्या दे रहा है उनका अपना खुद का विशेषाधिकार प्रोटोकॉल है, उसको थोपना मत कहिए, ठीक है, वो चुने हुए प्रतिनिधि। या तो फिर क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं कि विधायक चुनने का क्राइटेरिया क्या है, सांसद चुनने का क्राइटेरिया क्या है। इस देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। बालमुकुंद जी उससे आगे बढ़िए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बालमुकुंद जी आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं, जब बीच में ये लोग बोलते हैं फिर हमें इधर उधर जाना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल लाइन पे हूं। मुझे पता है कि जो महंगाई है, आज जिस महंगाई से हमारी जनता त्रस्त है, हमें उस पर बोलना पड़ेगा। ना केवल हम डिबेट में बोल रहे हैं, हम तो सड़कों पे बोल रहे हैं, हम तो संसद में बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। और मुझे तो आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं अपनी जितनी बात कह सकता हूं मैं कहूंगा। तो मैं आयुष ये कहना चाहता हूँ, सरसों का तेल पिछले 2 महीने में 100 से 200 रुपए हो गया। महंगाई दर 11% लेकर 31, ये स्टेट वाइज अलग है। अगर आप इसको देखो, बेरोजगारी दर के तो आंकड़े अलग अलग हैं। और हरियाणा में जो हमारे पूरे इंडिया का जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, उससे 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं। अगर कोई इसको नहीं मानेगा, मैं बताइए उनसे लड़ नहीं सकता। मैं तो आपकी बात का जवाब दे सकता हूं और आपको आपके माध्यम से नहीं। बालमुकुंद जी चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी तो उसको इस बात को लेकर के कहा ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस रिपोर्ट को रख रहे थे, दरअसल उस एजेंसी की कोई साख नहीं है, और अगर जिस एजेंसी की साख नहीं है उसके आधार पे आप कोई रिपोर्ट रखेंगे तो उस पर लोग भरोसा कैसे करें? उनका सवाल ये था, या जवाब आप उसको समझ लीजिए। मैं ये बताता हूं आपको, जितनी भी एजेंसियां हैं, मुख्यमंत्री गलत कोट कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो एजेंसी मान आने का दावा करेगी मुख्यमंत्री पर, अगर वो करना चाहे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं उस एजेंसी की साख नहीं है? कल मैं कह दूं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की साख नहीं है, मेरा मुखिया, वो प्रदेश का मुखिया, हमारा भी मुख्यमंत्री है। किस एजेंसी की साख की बात कर रहे हैं वो? जिस एजेंसी को सरकार हायर करती है, सरकार उसको पैसे देती है। ये लोग मैं आपको रिकॉर्ड, अगली डिबेट रख लीजिए, उसी एजेंसी को किसकी सरकार ने कब पेमेंट की है। वो एजेंसियां कोई घर से बिजनेस नहीं चलाती, ये सरकारें उनको पेमेंट करती है, उनके आंकड़े लेती हैं और उन पर नीतियां बनाती हैं। ये अगर नहीं है तो आप बता दीजिए। मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूं, उन्हीं एजेंसियों से सरकार आंकड़े लेती है और उन्हीं एजेंसियों पर सरकार उन आंकड़ों पर पॉलिसीज बनाती है। और आज मैं इस हरियाणा सरकार के आपको कल तक ये आंकड़े लेकर दूंगा। कल शुक्रवार है और सोमवार को डिबेट रख लीजिए कि उस एजेंसी को कितनी पेमेंट हरियाणा सरकार ने की है और कितनी नीतियां बनाई है। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर इनके पक्ष में बात नहीं आई तो आंकड़े वो गुजरात के उन्होंने दिए, केवल 1% बेरोजगारी दर बताई गुजरात की। आप वो आंकड़े कैसे सर? और उसके आधार पर गुजरात सरकार वाई लूट रही है। वो बोर्ड लगवा दिए गुजरात में, गांधीधाम में, अहमदाबाद में, गुजरात में बोर्ड लगाए फिर ये लोग उन्हीं उसी। चलिए बातों में बालमुकुंद जी ठीक है, विजय नेहरा जी गुजरात मॉडल को फॉलो कर लीजिए। चलिए कम से कम उन्होंने बता तो दिया कि गुजरात के अंदर इतना है। केसी मलकानिया जी, सिर्फ पॉलिटिकल इशू के तौर पर इसको मैं देखूं, क्योंकि आपका तो एक इतना लंबा अनुभव है और आज तक भी आप देखते आ रहे हैं, क्योंकि चर्चा होती है महंगाई की, बेरोजगारी की, हर बार प्लान क्या है लोगों के पास, लेकिन आखिर में वही ढाक के 3 पात क्यों रहते हैं? क्या इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर देखा जाता है या वाकई में इस पर काम करने की कोशिश कभी आपको दिखी है? केसी मलकानिया जी, राजनीतिक दल है, अगर जो विपक्ष से अगर तारीफ करने लग पड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि विपक्ष अच्छा है तो इसी को चुन लेते हैं। इसलिए विपक्ष की ड्यूटी है कि कटाक्ष करें, परंतु मैं कहता हूं कि अगर आप सही कटाक्ष करें, सच को सच और गलत को गलत कहें, तो जो जनता है आप पर विश्वास करें।
तो आप अगर आप ठीक को भी गलत करने लग गए तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। तो जो भी पार्टी आती है वो ऐसे वायदे करके आ जाती है और जो उनको पूरा करने में लोन लेती है, कर लेती है, कर्ज में जो है जनता डूबती जाती है। टैक्स लगाने पड़ते हैं और टैक्सों से महंगाई बढ़ती है। अगर सरकार चाहे तो महंगाई को कम कर सकती है, डीजल पे, बीजों पे, किसान को खाद पे जो है सब्सिडी दे सकती है, जो जिससे किसान की जो लागत है वो कम होगी और जो किसान है वो अपने उत्पाद को सही दाम पे दे सकेंगे और लोगों को सही दाम पे अनाज मिलेगा। इसी प्रकार अगर डीजल पे या पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं तो उससे जो ढुलाई का खर्चा है या दूसरे खर्चे वो कम होंगे और कम होंगे तो महंगाई कम होगी। इस तरह कई ऐसी है, परंतु सरकार जो है वो लोगों की भलाई के लिए बनी है। कई बार उसे ऐसे निर्णय लेना भी पड़ जाते हैं जो जनहित में होते हैं, जैसे अब कोरोना के टाइम में लेना पड़ गया, या फिर जो गरीब तबका है उसको वजीफे देते हैं, छात्रवृत्तियां देते हैं, उसके साथ साइकिलें देते हैं और किताबें फ्री देते हैं, स्कूलों में अनाज देते हैं। तो ऐसी जो चीजें लोग भलाई के कदम उठाने पड़ते हैं। परंतु विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम बेखूबी से निभाना, इन लोग का काम आलोचना करना है ही है। परंतु अगर सही तथ्यों पर आलोचना करें तो जनता उसे स्वीकार करेगी और जनता विपक्ष को भी सुनाई देगी। अगर विपक्ष जो है वो गलत आलोचना करेगा, सही तथ्यों को भी गलत पेश करेगा तो जनता समझदार है, वो उसकी बात सुन तो लोगी, इतना तो समझेगी नहीं और बाद में चुनाव में। ठीक है, चलिए गोया जी विजय जी की बात का जवाब दे दें। गैस की कीमतों पर महंगाई पे बात उठा रहे हैं, वो सही है नहीं है? अलकाने जी आप भी बता दीजिए। नहीं, विपक्ष का काम है वो करने का और विपक्ष सही है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कांग्रेस से सवाल इसलिए रहता है क्योंकि आप लोग सत्ता के अंदर बहुत लंबे समय तक भागीदार रहे हैं, बाकी विपक्ष का काम आप लोग बाखूबी कर रहे हैं। गोया साहब आप रिएक्ट करें विजय जी की बात पर। सरकारी नौकरी की बात करी, शायद ये भूल गए कि बेरोजगारी 2-3 सेक्टर के अंदर डेवलप होती है। नंबर 1 रूरल सेक्टर के अंदर होती है जिसमें हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट आती है। नंबर 2 हमारे फॉर्मल सेक्टर होते हैं जिसमें इंडस्ट्री भी आती है और नंबर 3 इनफॉर्मल सेक्टर भी होते हैं जिसमें खुद स्वयं रोजगार करने वाला है या फिर लो वेजेस पेड वाले पर्सन है। ये सारा तबका मिलकर एक भारत का एक बेरोजगारी का एक आधार बनता है, बेरोजगारों का एक समूह बनता है। उस बेरोजगारों के समूह में मात्र लगभग 2.5% लोगों का जिक्र इन्होंने कर दिया, तो मैं उस 2.5 और 97.5% लोगों का जिक्र करना ये भूल गए कि किन वजहों के कारण उनकी बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे। तो उस 2.5% में मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी सरकार में आज मौजूदा जो सरकार है, कई ऐसी भर्तियां जो लटकी पड़ी हैं, सीजीटी मैथ की है, फिजिक्स की है, फिशरी ऑफिसर है, MPSW है, आपकी ग्रुप डी सर्विस के 1518 पोस्टें वो रद्द कर दी, आपने सीजीटी संस्कृत की नौकरी, अनेकों ऐसी पौधे हैं जिनको इन्होंने सरकार ने रोक रखा है या बार बार कुछ ऐसे पस्तों एडवर्टाइज कर चुकी है। तो मैं ये सरकारी नौकरी से देश की अनएम्प्लॉयमेंट निकलती 57.25% और भी अन्य वर्ग है जिसमें ग्रामीण अंचल का भी बेरोजगारी हुआ है, जिसको नौकरी की जरूरत नहीं है उसको अन्य रोजगार की जरूरत है। अब बात आती है उल्टा फिर घूम के महंगाई की। आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के ऊपर एक्साइज कलेक्शन टैक्स कलेक्शन होता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 1,80,788 करोड़ रुपए भारत की सरकार एक्साइज टैक्स अलग कलेक्ट किया है। तो ये मार किसके ऊपर पड़ी है? 60% ऐसे लोग हैं जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं। वो 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग को रईस आदमी नहीं और गरीब आदमी है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी टैक्स देते हैं, सिलेंडर के ऊपर भी देते हैं और आपकी बिजली के ऊपर, उसके ऊपर पानी के ऊपर भी देते हैं। अनेकों ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स वो पे करते हैं जिसे भी उनके ऊपर दोहरी माल टैक्स की क्यों, और वो भी उस हालात में जब हमारे देश के अंदर उनकी आमदनी घट रही है, अर्थव्यवस्था हमारी टूटी पड़ी है। तो इस समय सरकार की बीइंग वेलफेयर गवर्नमेंट एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे गरीब लोगों को कम से कम इन टैक्सों से
बताया जाए। ठीक है संदीप जी, अब आप किसी बात के साथ आज चर्चा में यही समाप्त करूंगा। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आज यहां से जो सुझाव गए हैं कम से कम सरकार उस पर विचार करे और आम आदमी को इस समय बढ़ी हुई महंगाई से तो कुछ निजात मिला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि महंगाई बढ़ी है और लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे डीजल पेट्रोल हो, रसोई गैस हो या अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस पर अंकुश लगाना कैसे है ये सोचना सरकारों का काम है और सरकार इस पर कितना जल्दी अमल करती है ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।